अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिसका नाम है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम। और दोस्तों, जो लोग भी स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं वो जानते होंगे इस कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ, और शायद कभी ना कभी आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया हो। तो दोस्तों, आज इस कंपनी को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि एक तो इसकी प्राइस रेंज ऐसी चल रही है जो कि बहुत सारे हमारे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो 20-21 रुपए की रेंज में जनरली हम सारे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं अपने तमाम भाइयों को इन्फॉर्म कर सकूं कि इस कंपनी के पीछे क्या अनासिर चल रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं इस कंपनी के, और क्या आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बेहतर डिसीजन पर पहुंचने की पोजीशन में डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ये चीज़ें शेयर नहीं करते और एक आपको टारगेट प्राइस दे देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। 1993 में ये कंपनी बनी थी और उसके बाद 2000 में इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, और 2005 में इन्होंने एक एग्रीमेंट किया पाकिस्तान मरोक फॉस्फेट के साथ के जिससे कि ये रॉ मटेरियल परचेज करते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाने के लिए, जिसको हम डीएपी कहते हैं। इस कंपनी में एफएफवीएल का 25% स्टेक है। 2007 में यूरिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो 7 लाख मैट्रिक टन पर ईयर थी, और 2008 में जो डीएपी की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 8,15,000 मैट्रिक टन पर ईयर थी। और इस कैपेसिटी के बाद से कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। और इसके जो की शेयर होल्डर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के पास हैं, जिसके पास 49.88% शेयर्स हैं। मैंने शेयर्स की तादाद इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अभी इन्होंने राइट इशू किया है, जिसके बाद ये तादाद चेंज हो जाएगी। लेकिन ये वो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है जो 2019 की रिपोर्ट में है। फौजी फाउंडेशन के पास 18% हैं। उसके बाद आपके और मेरी तरह के जो लोग हैं, जनरल पब्लिक, उनके पास 16.5%, बैंक्स के पास हैं 8.6%, और बाकी तमाम लोग जो कि म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउसेस और ये नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, कंपनीज, इन सब के कुल मिला के जो है 6.63% शेयर्स हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें तो जो की प्लेयर्स हैं इस कंपनी में वो दो हैं। एक जनरल पब्लिक जिनके पास 16.5% शेयर्स हैं, और दूसरी फौजी फाउंडेशन, क्योंकि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी फौजी फाउंडेशन ही की एक सब्सिडरी है। तो मेन किरदार ये दो हैं, फौजी फाउंडेशन और जनरल पब्लिक। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये जो नीली लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी सेल्स हैं पिछले 7 सालों की, 2014 से 2020। 2020 का जो डाटा है उसमें सिर्फ 9 महीने का डाटा है, 30 सितंबर तक। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं आ रहा, ये मोर और लेस स्टैगनेंट है। और 49.4 बिलियन रुपीस की सेल्स हुई थी 2014 में, और 2019 में 66.8 बिलियन की सेल्स हुई हैं। 2020 जो है वो भी तकरीबन इसी फिगर को टच करेगा। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो ये है कि 2000
2019 में कंपनी को टैक्स के बाद 5.9 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इससे पहले 5 सालों में कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन कम हो चुका था। 2016, 2017, 2018 में देखें तो 1.5 अरब से कम प्रॉफिट हुआ है हर साल, और 2015 तक जो है वो 4 अरब का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हालात इस वक्त यकसर बदल चुके हैं। 2019 में 5.9 अरब का नुकसान हुआ, और 2020 में जो अभी तीसरा क्वार्टर था, इसमें कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट शो किया है, लेकिन ओवरऑल जो 9 मंथ्स का रिजल्ट है उसमें 900 मिलियन का यानी 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं उसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर वन, जो इसका कोर बिजनेस है जो कि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग है, उससे जो प्रॉफिट होता है, और नंबर टू, इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पे जो इनको डिविडेंड इनकम मिलती है, उसका इसमें इसकी अर्निंग्स में बहुत बड़ा किरदार होता है। आगे आने वाली जो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत दफ़ा ऑपरेटिंग लॉस इस कंपनी को होता रहा है, लेकिन इनकम फ्रॉम एसोसिएट्स और सब्सिडरीज जो है इसको रेस्क्यू करती रही हैं। तो दोस्तों, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी जो सेल्स हैं वो किस तरह जा रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो ये देख सकते हैं आप 2014 में 4.3 अर्निंग पर शेयर। आप सब लोगों को पता ही है कि जो टोटल आपकी इनकम हुई है आफ्टर टैक्स, उसको तमाम नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। 2015 में 4.3, और मैं जिस तरह पिछले पहले आपको जिक्र कर चुका हूँ कि 2016 से प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम हो गया था, 1.5 अरब रुपये से भी कम, तो अर्निंग पर शेयर भी कम हुई 1.4, 1.0, 1.5, और 2019 में -6.34 रुपीज़ पर शेयर लॉस हुआ है, और अभी 0.97 रुपीज़ पर शेयर इसको लॉस हो चुका है। ये सारा फिगर जो है दोस्तों, ये पुरानी शेयर होल्डिंग के हिसाब से है। अगर आने इसके बाद से जो अब नेक्स्ट जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। उसकी वजह ये है, ये देखें, टोटल शेयर्स अब हो जाएंगे 1291.22 मिलियन, क्योंकि इन्होंने 38% राइट शेयर्स अनाउंस किए हैं। तो ये हुई इसकी अर्निंग पर शेयर, जो कि आपको ख़तरे की लकीर नज़र आ रही होगी, रेड जो मैंने किया हुआ है। उसके बाद अब मैं बात करूँगा कैश फ्लोज के ऊपर। तो दोस्तों, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, और इसको जो देखने में ये जितनी मुश्किल नज़र आ रही है, ये इतनी मुश्किल है नहीं। सबसे पहले आप ये जो आपके लेफ़्ट पे लिखा हुआ है ऑपरेशंस, ये मैं माउस का इशारा करता हूँ, ये ऑपरेशंस जो मेन इनका जो बिज़नेस है, और डिविडेंड, ये जो इसके बाद जो इनको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आया, ये वो शो कर रहा है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये 8.5 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ कैश में, जो फर्टिलाइज़र का बिज़नेस था उससे। उसके बाद 2015 में 6 अरब का नुकसान हुआ, 2016 में फिर 46 करोड़ रुपए का नुकसान, 2017 में फिर 12 अरब का प्रॉफिट हुआ, और 2018, 2019 दोनों में आप देखें कि ऑपरेशंस में लॉस हुआ है 6.5 अरब और 16 अरब 84 करोड़। और अभी जो है इस साल जो ये 3 महीने लास्ट क्वार्टर को मिला के 7.9 अरब का पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अच्छा, अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है? बाकी तमाम चीज़ें जो है ये वो शो कर रहा होता है आपको कि जो कोर बिजनेस है, ऑपरेशंस में कंपनी को नफ़ा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अब देख रहे हैं पिछले 7 सालों का रिजल्ट, कि 7 में से 4 सालों में ये देखें इनको ऑपरेटिंग लॉस हुए और 3 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुए, लेकिन इसके बावजूद डिविडेंड इनकम से कंपनी सरवाइव करती रही। आगे ये जो पैसा कमाया, ये वो पैसा है जो कमाया, जिसमें से आप देखें 4 सालों में नहीं कमाया, तो
ये जो पैसा कमाया इसको यूज़ किधर किया, इसमें इन्वेस्टमेंट्स, ये जो आपको नीचे रिजल्ट शो हो रहा है 6.4 अरब, 3.5, 3.5, 3.5 अरब, ये सारे पैसे जो है कंपनी ने इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होगी, या तो इसने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में पैसा लगाया होगा उस बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, या फिर इसने कोई और इन्वेस्टमेंट की होगी जो कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और 3 सालों में इसकी उन इन्वेस्टमेंट्स पे इसको कुछ पैसे मिले जो कि इसमें शो हो रहे हैं। उसके बाद आखिर में आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है कि जब आपको इसमें लॉस हुआ और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो जो कंपनी को चलाने के लिए जो पैसे हैं वो आएंगे कहाँ से। डेफिनेटली उसका आखिरी हरबा रह जाता है कि आपको लोन लेना पड़ता है। तो लोन जो लेना है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 5 7 में से 5 सालों में कंपनी के लोन्स में इजाफा हुआ, जो कि आप देख रहे हैं कि 8.3 अरब का लोन लिया, 4.5 अरब, 1.4 एक, और 2 सालों में सिर्फ इन्होंने लोन वापस किया है 8.8 अरब और 6 अरब। बाकी तमाम सालों में जो है इन्होंने अपने लोन में इजाफा ही किया है। और ये एंड पे आपको इन तीनों चीज़ों का जो सम है वो मिल जाता है कि जो कैश है वो एंड पे कंपनी के पास कितना है। तो इसका मैं आखिरी जो 2020 का अभी 9 महीने का रिजल्ट है कि 6 अरब माइनस में चल रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये था कि कंपनी को जो अपना कोर बिजनेस है उसमें भी मोस्टली लॉस हो रहा है। इस साल जो इसको प्रॉफिट हुआ है 7.9 अरब का अब तक, उसमें से इन्होंने 6 अरब रुपये अपना जो लोन है वो वापस किए। और जो इनको लॉसेस हुए हैं उसकी जो बुनियादी रीजंस हैं, 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें जो डायरेक्टर कह रहे हैं आप ये देख सकते हैं कि, एक मिनट, ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ अराउंड 189 के, यानी 1,99,000 टन सोना डीएपी is carried forward to 2020 primarily because of heavy imports throughout the year which created glut in the market leading to severe competition। डायरेक्टर ये कहना चाह रहा है कि जो हम डीएपी बना रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और कंपनीज हैं जिनमें के बुनियादी तौर पे एंग्रो फर्टिलाइज़र है जो कि डीएपी इंपोर्ट करती है, और वो इम्पोर्टेड डीएपी जब मार्केट में आता है तो उसकी वजह से हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सही प्राइस पे फ़रोख्त नहीं कर पा रहे। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको मैं इस वीडियो में शो करने का मेरा मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कंपटीशन अगले आने वाले सालों में भी रहेगा, और अगर रहेगा तो कंपनी का बिज़नेस कैसे चलेगा इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अगर इम्पोर्टेड डीएपी की कीमत कम है और उसके ऊपर ड्यूटीज़ देने के बावजूद और टैक्स देने के बावजूद वो प्रॉफिट में जा रहा है या वो ब्रेक इवन पे भी जा रहा है, तो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम अपना प्रोडक्ट सही कीमत पर फ़रोख्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो डायरेक्टर कह रहे हैं कि हमें नुकसान क्यों हुआ, एंड प्रोडक्ट्स प्राइस कुड नॉट मैच इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट primarily due to increase in cost of phosphoric acid on account of devaluation of Pakistani rupee, further increase in feed and fuel gas tariffs, and continuation of GIDC levy, inflationary pressures, increased price of local raw material reducing gross margins further। तो ये सारे रीजंस उन्होंने बताए हैं जो कि आप देख लें, जो कि कहने का मकसद उनका यही है कि इन सारी वजूहात की वजह से कंपनी को इतना बड़ा खसारा हुआ। क्या अगला, लेकिन बात यह है कि क्या ये वन ऑफ था या ये आगे आने वाले सालों में भी ये कंटिन्यू रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये एक ऐसा रिस्क है जो कि कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, ख़ास कर ये जो पहला पॉइंट है। मतलब कहने का मकसद है कि 1,99,000 किलो टन डीएपी फ़रोख्त ही नहीं हो सका। उसके बाद अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे कि कंपनी के ऊपर इस वक्त जो ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये जो सारा सूरत हाल है इसका कंपनी को ख़तरा कितना है, और उस ख़तरे की सबसे बड़ी रीज़न होती है कर्ज़ा, कि कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है। तो आइए देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज़ा कितना है।
ये देखें दोस्तों, ये इसकी डेप्ट प्रोफाइल है एफएफबीएल की। और इस डेप्ट प्रोफाइल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में इस वक्त कंपनी के ऊपर 17.3 अरब की लॉन्ग टर्म डेप्ट है और 22.2 अरब की शॉर्ट टर्म डेप्ट है। और ये बहुत बड़ी डेप्ट है एज़ कंपेयर टू जो सेल्स हैं कंपनी के। और आप ये देखें कि 2015 से आगे कंपनी की जो लॉन्ग टर्म डेट है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। 2015 में 9 अरब की डेट थी, जो कि अब तकरीबन 17.5 अरब रुपए तक पहुंची हुई है। और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं वो भी बहुत हाई लेवल पर हैं, तकरीबन हाईएस्ट हैं 22। इससे 2019 ये 2020 का डाटा इसलिए थोड़ा कम शो हो रहा है क्योंकि इस साल जो कंपनी को थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट है, तो उन्होंने सबसे पहले अपना कर्जा कम करने की कोशिश की है, जो कि उनको डेफिनेटली करनी भी चाहिए। क्योंकि पिछले साल तो वो कुछ लॉस होने की वजह से उन्होंने अपने कर्जे में इजाफा किया, तो इस साल इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने कर्जे को कम करने के अलावा। और अब देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेट है वो इस वक्त कौन कौन से बैंकों ने दी हुई है। तो दोस्तों ये देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा कर्जा है वो इनको मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने दिया हुआ है, तकरीबन 8.75 अरब रुपए। फिर अलाइड बैंक ने दिया हुआ है 3 अरब 77 करोड़। फिर नेशनल बैंक 2 अरब और हबीब बैंक 1.3 अरब और इसी तरह बाकी। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इनको कर्जा मिला हुआ है दो बड़े बैंकों से, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट मुस्लिम कमर्शियल बैंक को भारी भी पड़ सकती है अगर कंपनी इस पोजीशन में नहीं होती कि वो अपने कर्जे अदा कर सके। और दूसरे नंबर पे अलाइड बैंक, जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है 3.7 अरब रुपए का। तो इसके अलावा दोस्तों, इसका जो एक और बहुत बड़ा जो कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये भी एक तरह का कर्जा ही है जो इन्होंने अदा करना है। 2015 में ये कर्जा 12 अरब 82 करोड़ था, जो कि अब 2020 में बढ़कर 41 अरब 24 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, इस 41 अरब 24 करोड़ की तफसीलात कंपनी ने अभी तक बताई नहीं है कि इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जो 2019 का ये फिगर है 35 अरब रुपए का, इसके बारे में हमें मालूम है। और वो मैं आपको बताता हूँ कि इन 35 अरब रुपए में क्या क्या शामिल था। और उसमें जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेसेशन, जो कि 22 अरब 20 करोड़ रुपए थी। और इस वक्त दोस्तों इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है कि तमाम कंपनीज ये कर्जा अदा करेंगी, गवर्नमेंट को देंगी, और ये 5 साल में इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे होगा, यानी कि मंथली बेसिस पे आपने देना होगा और तकरीबन इसकी 60 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। दूसरे नंबर पे 7.5 अरब रुपए इन्होंने रिलेटेड पार्टीज से को पे करने हैं। रिलेटेड पार्टीज़ में जो मुझे समझ आ रही है, इसमें मोस्टली ये जो पाकिस्तान मोरॉक फॉस्फेट है, ये उनको उन्होंने 7.5 अरब रुपए देने होंगे ऑन अकाउंट ऑफ रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे। और लेकिन ये इन्होंने बताया नहीं है कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, लेकिन बहरहाल जो मेरी समझ में है वो यही है। कुछ चीज़ें कंपनी डिटेल्स नहीं बताती। उसके बाद जो क्रेडिटर्स की जो पेबल हैं वो तकरीबन 1.3 अरब रुपया है। इसके अलावा एक्रूड लाइबिलिटीज़ हैं दोस्तों 2.8 अरब। इसका मतलब ये वो लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो कंपनी ने इस साल देनी थी लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो पे नहीं कर पाए, जिसमें हो सकता है कोई फाइनेंस कॉस्ट हो, कुछ भी चीज़ें हो, मतलब एक तरह से डिफ़ॉल्ट कर गए। लेकिन जो आगे दो जो इनके क्रेडिटर्स थे या जिन्होंने पैसे लेने थे, उन्होंने इनको मोहलत दे दी, और वो मोहलत होने की वजह से अभी ये इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में ये शो किया हुआ है कि 2.8 अरब हमने अदा करना है। उसके बाद आखिर में आ जाते हैं कुछ और दीगर पेबल्स हैं जो कि तकरीबन 1 अरब से कुछ ज़्यादा बनते हैं। तो ये वो डिटेल है जिसमें आप देखें कि ये वो सारे अमाउंट है जो इन्होंने पे करना है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ये इसकी बैलेंस शीट है। एसेट्स, टोटल एसेट्स जो हैं दोस्तों वो हैं तकरीबन 99 अरब
और 96 करोड़ रुपए के, और वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसमें से 84 अरब की लाइबिलिटीज़ हैं और 5 अरब 93 करोड़ की इक्विटी है। मतलब कहने का है कि जो टोटल कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं वो 84 अरब की हैं, और उसको उन्होंने एसेट्स के साथ शो किया हुआ है कि ये 99 अरब 99 करोड़ के हमारे पास एसेट्स हैं। और इस हिसाब से जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो बनती है वो 93:07 है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा है, वेरी हाई दोस्तों। 93% ऑफ द एसेट्स आर प्रेजेंटली इन डेट। और अब बात करते हैं इन एसेट्स की, जो कंपनी ने एसेट्स शो किए हुए हैं, जो कि एक बड़ी ही आपको एक नॉलेज पता चलेगा। ये वो सारे एसेट्स हैं जो कि 89.96 बिलियन रुपीस के कंपनी ने शो किए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली चीज़ आ जाती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि इनका प्लांट है 10 अरब रुपए का है। और जो सबसे हाईएस्ट कंपोजिशन है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, जो कि कंपनी कह रही है कि हमारे पास 27 अरब रुपए की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर इन्होंने कुछ कर्जा दिया हुआ है 2.5 अरब रुपए का अपनी सब्सिडरीज को, वो भी इन्होंने क्योंकि वापस होना है तो इसको भी इन्होंने एसेट में शो किया हुआ है। फिर कुछ ट्रेड रिलेटेड एसेट्स हैं, मतलब कुछ रिसीवेबल्स होंगे, कुछ स्टॉक होगा जो कि ट्रेड में होगा, जो कि ये तकरीबन 20 अरब 75 करोड़ बनता है। इसी तरह कोई 2.5 अरब के इनके पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, और कोई 7.5 अरब रुपया इनके पास ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट से लेना है टैक्स की वसूलियात की शक्ल में। और आखिर में जो है दोस्तों कैश है इनके पास 8.3 अरब। अब जो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इनके पास जो बड़ा एसेट है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि अगर ये सही तरीके से मेंशन नहीं होगा तो ये बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। और ये जो लोन टू सब्सिडरी कंपनीज हैं ये तकरीबन 30 अरब रुपए बनते हैं। तो इस पे बात करते हैं कि ये क्या है आखिर। तो ये देखें दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो है इनकी फौजी फूड्स लिमिटेड की, जो कि कंपनी के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 7 अरब रुपए की है। ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। दूसरे नंबर पे है FFBL पावर। ये एक पावर प्लांट है दोस्तों, जो कि इन्हीं की अपनी कंपनी को बिजली सप्लाई करता है, और कुछ कराची इलेक्ट्रिक्स के इलेक्ट्रिक को ये बिजली फ़रोख्त करते हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उन्होंने 6.5 अरब लगाई है। फिर अस्करी बैंक के शेयर्स हैं इनके पास। अस्करी बैंक के शेयर्स की वैल्यू इन्होंने लगाई है 5.2 अरब। फिर एक और कंपनी है फौजी मीट लिमिटेड। फौजी मीट लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट ये इनके हिसाब से 4.5 अरब की है। और फिर ये जो सबसे पहले इनकी पाकिस्तान मरोक फॉस्फोर लिमिटेड थी, उसकी ये वेस्ट वैल्यू लगा रहे हैं 1.4 अरब। और दो विंड एनर्जी की इनकी वो कंपनीज हैं जिनको टोटल मिला कोई 2.5 अरब बनता है। और एक और नई कंपनी है FFBL फूड्स लिमिटेड। FFBL फूड्स लिमिटेड के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ कि ये क्या है, इसके क्या बिजनेस हैं, क्या नहीं करते, या एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ये तकरीबन 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अभी तक इस कंपनी का कुछ पता नहीं है कि ये क्या करती है। अच्छा दोस्तों, अब ये जो फौजी फूड्स लिमिटेड है, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है -4.5 रुपीज़। इस वक्त कंपनी के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उसके एसेट्स से एक्सीड कर रही हैं, और इक्विटी जो बैलेंस है वो नेगेटिव में है। लेकिन फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम कहता है कि हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट है 7 अरब रुपए की, लेकिन अगर हम इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से चलें तो ये -2.5 अरब जाएंगी। उसके बाद FFBL पावर और अस्करी बैंक की अगर बुक वैल्यू पे जाएँ तो वो तकरीबन दोनों मिला के 19 अरब बनते हैं, क्योंकि अस्करी बैंक 42 रुपए पर शेयर इनकी बुक वैल्यू बनती है, और इनके पास जो शेयर्स हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 अरब बनता है। लेकिन अस्करी बैंक का शेयर इससे हाफ प्राइस पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो अगर ये अपनी इस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करते हैं तो क्या ये 42 रुपए पे कर पाएंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। उसके बाद दोस्तों जो फौजी मीट लिमिटेड है उसकी जो इक्विटी वैल्यू है वो इन्होंने अपने हिसाब से शो किया है कि 4.5 अरब रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट है, और जो यहाँ पे शो हो रही है वो तकरीबन हो रही है 1.8 अरब। और बाकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोई डिटेल्स हमें नहीं पता। तो दोस्तों अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हम इनको
लेकिन जो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन रही है वो है 23 अरब, और वो भी अगर ये अस्करी बैंक को लिक्विडेट करते हैं 42 रुपये पर शेयर पे, जो कि इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये फौजी फूड्स की जो वैल्यू है ये बहुत इन्फ्लेटेड है दोस्तों। 7 अरब रुपए की इन्होंने वैल्यू रखी है। अगर आप फौजी फूड्स की बैलेंस शीट चेक करेंगे तो इस वक्त आपको पता चलेगा कि उसके क्या हालात हैं। और इसी चीज़ को आगे मैं शो करता हूँ कि जो 2019 की रिपोर्ट है उसमें ऑडिटर्स क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये देखें ऑडिटर्स के कमेंट्स। ऑडिटर्स कहते हैं दोस्तों कि एज ऑन 31 दिसंबर 2019 the holding company has ownership interest of 90% and 50% respectively in Fauji Meat Limited and Fauji Foods Limited. Accordingly, Fauji Meats and Fauji Foods along with other subsidiaries of the holding company are consolidated in the accompanying financial statements. Fauji Meat Limited has consistently incurred losses since inception in 2016. As at 31 December 2019, the accumulated losses of Fauji Meat Limited, as disclosed in its financial statements, amounted to rupees 5.5 billion. दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि 2016 से ये मुसलसल फौजी मीट नुकसान में जा रही है, और इस वक्त एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज हैं वो 5.5 अरब रुपए के हैं। Fauji Food Limited has also been consistently incurring losses since the holding company's acquisition in 2015. As at 31 December 2019, the accumulated losses of Fauji Food Limited, as disclosed in its financial statements, amounted to rupees 12,197 million, जो कि तकरीबन बनते हैं 12.1 अरब रुपया। तो फौजी फूड का जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो 12.1 अरब है, और फौजी मीट का जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो 5.5 अरब रुपए का है। अच्छा, आगे ऑडिटर क्या कहते हैं दोस्तों। ऑडिटर कहते हैं कि बोथ फौजी मीट लिमिटेड एंड फौजी फूड लिमिटेड हैव मेजरली एग्जॉस्टेड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड आर रिलायंट ऑन द होल्डिंग कंपनी फॉर सपोर्ट टू कंटिन्यू ऑपरेशंस। मतलब कि उन्होंने अपने तमाम तर पैसा इकट्ठा करने के उनको जो एवेन्यूज़ थे उनको एग्जॉस्ट कर लिए। अब कोई बैंक इनको किसी किस्म का लोन नहीं दे रहा इन दोनों कंपनीज़ को, और ये दोनों कंपनीज इस वक्त फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम पे डिपेंडेंट है अपने आप को रनिंग पोजीशन में रखने के लिए। Management of the holding company has concluded that above mentioned conditions and other matters mentioned in Note 1 of the accompanying consolidated financial statements indicate existence of material uncertainty that may cause significant doubt regarding going concern of Fauji Meat Limited. तो ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो खुद भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इनको शक है कि शायद फौजी मीट लिमिटेड अपना बिजनेस कंटिन्यू रख पाएगी या नहीं, या वो कंपनी बंद हो जाएगी। और दूसरे उसके बाद कह रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ फौजी फूड लिमिटेड द अबव मेंशन कंडीशंस एंड अदर मैटर्स इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डाउट रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न। तो ऑडिटर कह रहे हैं कि फ़ौजी फूड लिमिटेड के बारे में भी हमारी राय ये है कि फ़ौजी फूड लिमिटेड का कंपनी के तौर पे चलना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट हैज़ ड्रॉन अप बिजनेस प्लान्स फॉर बोथ फौजी मीट एंड फौजी फूड्स लिमिटेड as discussed in Note 1 of the company consolidated financial statements and remains confident that both the companies will continue to operate for foreseeable future as going concern। ये हमेशा हर कंपनी जो भी दिवाला जिनका होने वाला होता है वो ऐसी ही कमेंट्स देती हैं कि जी हमारे ख्याल में कंपनी चलती रहेगी, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो हालात होते हैं वो कुछ और स्टोरी बता रहे होते हैं। उसके बाद जी अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग दीज असेसमेंट्स and in forecasting the future cash flows of Fauji Meat Limited and Fauji Foods Limited, which are inherently uncertain. Accordingly, we consider this as a key audit matter. तो कहने का मकसद यही है इस सारी बात का कि ये दोनों कंपनीज जो हैं इनकी जो वर्थ है वो इस वक्त इनके एसेट से लो है, और ये जो शो कर रहे हैं कि जी 7 अरब रुपया का एसेट हमारे पास फौजी फूड की शक्ल में है और 4.5 अरब का फौजी मीट की लिमिटेड की शक्ल में है। ये एसेट एक्चुअली इस पोजीशन में नहीं है। दोनों कंपनीज हैवीली लॉसेस में चल रही हैं और इनके एसेट की वैल्यू बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों यही चीज़ डायरेक्टर की रिपोर्ट में आपको परेशानी का इजहार जो है वो मिल जाएगा।
2020 की जो अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि द कंपनी हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड with a non-binding expression of interest to explore the possibility of acquiring Fauji Fertilizer bin Qasim's shareholding in Foundation Wind Energy 1 and Foundation Wind Energy 2, subject to due diligence and related approvals. The board has taken an in-public decision to enter into discussions with potential acquirers to explore the possibility of divesting FFPL's shareholding in the said investments. मतलब वो विंड एनर्जी 1 और विंड एनर्जी 2 की अपनी इन्वेस्टमेंट को माड़ी पेट्रोलियम को फ़रोख्त करने के बारे में सोच रहे हैं और इनको कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही बिल्कुल, क्योंकि जो हालात इनके चल रहे हैं इनको ये करना पड़ेगा, इसके बगैर इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और आखिर में जो बात है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द एग्रीड डायरेक्शन विच द कंपनी हैज़ टेकन to explore the possibility of divesting some of the non-core businesses to release the pressure on the core business। ये वर्ड यूज देखें दोस्तों, टू रिलीज द प्रेशर ऑन द कोर बिजनेस, कि इनके बिजनेस पे जो प्रेशर आया हुआ है कोर बिजनेस जो कि इनका फर्टिलाइजर का है, इन सारी दूसरी कंपनीज की वजह से उससे कुछ रिलीज करने के लिए ये खुद डायरेक्टर दोस्तों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे कोर बिजनेस पे इस वक्त प्रेशर आया हुआ है। एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, और कंपनी के माली हालत को बेहतर करने के लिए। दिस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कैन देन बी डाइवर्टेड टू द बेनिफिट ऑफ कोर एक्टिविटी टू ड्राइव एन एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। और दोस्तों इस सारी बातों के बाद जो मैं आपको कंक्लूड करूं कि अभी लेटेस्ट कंपनी ने 5 अरब रुपया रेज़ किया है थ्रू राइट इशू। तो जो राइट इशू है वो दोस्तों इसमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट होगी डेफिनेटली वो आएगी थ्रू फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की तरफ से, क्योंकि वो मेजर शेयर होल्डर हैं इनके, और फौजी फाउंडेशन की तरफ से, और बाकी जो अगर जनरल पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब ना किया तो वो भी फिर इनके जो कंपनी के जो बड़े शेयर होल्डर हैं फौजी फर्टिलाइज़र और फौजी फाउंडेशन, वही ये पैसे भरेंगे। उसके अलावा जो ऑपरेशंस के कैश फ्लोज हैं वो एक बहुत बड़ा मैटर है। कंपनी अगर ऑपरेट अपना फर्टिलाइज़र का बिजनेस प्रॉफिट में ना रख पाई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस कंपनी के लिए। फौजी फूड्स और फौजी मीट्स का जो कैश ट्रैप है वो FFBL की कैश पे चल रहे हैं। FFBL खुद इस वक्त कैश की परेशानी का शिकार है, क्योंकि उन पे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और उनका अपना जो कोर बिजनेस है वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार है। और आखिर में ये एक पॉसिबिलिटी है कि फौजी फर्टिलाइज़र जो इनकी बड़ी कंपनी है वो FFBL को रेस्क्यू करने के लिए आए अगर हालात बहुत बुरे हो गए। और दूसरा ये है कि तकरीबन 4 अरब 44 करोड़ रुपया हर साल इन्होंने अब पे करना है GIDC की शक्ल में। ये तो तभी पे होगा दोस्तों जब पैसे होंगे, अगर पैसे ना हुए तो ये कहाँ से पेमेंट होगी। तो दोस्तों जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है वो इस वक्त डीप ट्रबल में है और इनको बहुत सिग्निफिकेंट कैश के प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ासकर फौजी फूड्स और फौजी मीट का जो बिज़नेस है उसकी वजह से इनके ऊपर डबल प्रेशर आया हुआ है। एक तो इनका अपना बिज़नेस जो है वो परेशानी का शिकार है कि कभी अक्सर इनको जो है ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, सिवाय पिछले 3 महीने के जिसमें कि इनको प्रॉफिट हुआ है, बाकी ये पिछले मुसलसल 1.5 साल से खसारे का शिकार थे। और उसके बाद जो है फौजी फूड और फौजी मीट जो है उसको भी इन्होंने सपोर्ट करना है। और उसी तरह से मैं जो ये जो एसेट्स पे दोबारा जाऊंगा, ये जो इन्होंने अपने एसेट्स में ये जो शो किया हुआ है दोस्तों, लोन टू सब्सिडरीज जो कि 2.5 अरब रुपए हैं, ये कहाँ से इनको एसेट मिलेगा दोस्तों। ये तो पैसे इनको कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास पैसे हैं ही नहीं दोनों कंपनीज के पास कि वो इनको अदा कर सकेंगे। ये भी इन्होंने अपने एसेट में शो किया हुआ है। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये हो सकती है कि ये जो कंपनी के एसेट्स हैं वो कम हैं और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, जो पेमेंट्स करनी है वो कई गुना ज़्यादा है, और जो कंपनी के एसेट्स हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और इस वक्त वाहिद चीज़ जो कि इनको रेस्क्यू कर सकती है वो इनके ऑपरेशंस हैं, कि अगर इनके ऑपरेशंस प्रॉफिट में जाते हैं तो दोस्तों ये सारी बात थी। और इस सारी सिचुएशन के बाद अगर आपको जो FFBL है 21 रुपये में अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए बाय करना चाहते हैं जैसे भी। लेकिन बहरहाल जो इसकी फंडामेंटल्स हैं वो इस वक्त बहुत ट्रबल में है ये कंपनी और बहुत परेशानी का शिकार है। तो दोस्तों ये सारा मेरा एनालिसिस था। बाकी ब्रोकर्स अपना एक टारगेट प्राइस दे रहे हैं, कोई 25 रुपये की दे रहा है, कोई 26 रुपये की दे रहा है, इसी तरह जो है कोई 24-23 रुपये तक दे रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है।
लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं वो यही हैं, और ये सारे फंडामेंटल्स शायद कोई ब्रोकरेज हाउस भी आपको इस तफसील से नहीं बताएगा, और ना ही कंपनी खुद बताएगी जिस तफसील से मैंने इसका एनालिसिस किया है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कमेंट्स में अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो बताएं, या अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फो है तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।